स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के इंडो चाइना बॉर्डर रीजन में लोकल कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट किया। कारण था यहाँ पर बनने वाला एम्बिशियस दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये देश का लार्जेस्ट और सबसे एम्बिशियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इंडिया और चाइना के 3500 किलोमीटर लॉन्ग डिस्प्यूटेड बॉर्डर के एक सेंसिटिव पॉइंट पर बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इसके वाटर सिक्योरिटी और इसके हाइड्रो पावर पोटेंशियल के साथ साथ इसके स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को भी बहुत ज्यादा माना जा रहा है। किंतु जहां एक ओर इस प्रोजेक्ट को चाइना की हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी का रामबाण इलाज बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां की लोकल कम्युनिटीज और एनवायरमेंट रिपोर्ट्स इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सीरियस कंसर्न्स रेज कर रही हैं। तो आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह ये चाइना के लिए एक करारा जवाब है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर यहाँ क्या विवाद है, और ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को इतना हाईली सेंसिटिव बना देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन सभी सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 और GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9 मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। तो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की यहाँ बात हो रही है उसका पूरा नाम है दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इंडिया के इस लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है। इसको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस 2880 मेगावाट की कैपेसिटी वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 319 बिलियन रुपीस है, और उसको पूरा होने में 9 साल का वक्त लगने वाला है। इन 9 सालों में यहाँ एक 278 मीटर हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम और बहुत से हॉर्शू शेप्ड हेड रेस टनल्स, हॉर्शू शेप्ड टेल रेस टनल्स और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बिल्ड किया जाएगा। और कंप्लीट होने पर यह प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट कर पाएगा। इसका मेन पर्पस फ्लड कंट्रोल और वाटर स्टोरेज बताया गया है। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में दिबांग रिवर पर बनने वाला है। दिबांग इंडो चाइना बॉर्डर पर केया पास के नजदीक ओरिजिनेट होती है। ये मिशमी हिल्स के थ्रू फ्लो करती है और अल्टीमेटली डिब्रू साइखोवा सेंचुरी के पास लोहित में मिल जाती है। दिबांग और लोहित ये सब ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आगे बढ़ने से पहले टॉपिक की क्लैरिटी के लिए आपको बता दें कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र की जर्नी अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है, और यह अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंटर करती है सियांग रिवर के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल के हिली रीजन के बाद ये प्लेन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है, और प्लेन्स में इसका नाम दिहांग रिवर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र साउथ और साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में लगभग 230 किलोमीटर फ्लो करती हुई पासीघाट से लगभग 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्लो करती हुई साउथवर्ड डायरेक्शन में असम वैली में एंटर करती है। असम वैली के कुछ रीजन में इसको लुहित रिवर के नाम से भी जाना जाता है। असम वैली में 2 मेजर रिवर्स दिबांग और लोहित आकर इसके साथ मर्ज हो जाती हैं। दिबांग रिवर इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से और लोहित ईस्टर्न तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होकर आती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से सादिया टाउन के पास ज्वाइन होती हैं। इस पॉइंट पर दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों रिवर्स आपस में मर्ज हो जाती हैं। इस कन्वर्जेंस पॉइंट से बड़ी रिवर
ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो दोस्तों अभी हमने इंडिया में ब्रह्मपुत्र के फ्लो को देखा, किंतु यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि ये सभी स्ट्रीम्स एक साथ मिलकर रेनी सीजन में नॉर्थ ईस्ट रीजन में मैसिव फ्लड्स का कारण बनती हैं। इसीलिए इस माइटी ब्रह्मपुत्र को सॉरो ऑफ असम भी कहा जाता है। ये फ्लड्स हर साल असम में तबाही लेकर आते हैं। इसी डिजास्टर को रेक्टिफाई करने के लिए दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ड किया जा रहा है। इन रिवर्स के फ्लो की डायरेक्शन को इस मल्टीपर्पज डैम से कंट्रोल किया जा सकेगा। और तो और इस रीजन में चाइनीज ट्रूप्स की एक्टिविटीज को ट्रैक करने और रीजन की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि ये चाइना की हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी को काउंटर करने का काम कर रहा है। और वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर हम लार्जर इश्यूज पर गौर करें तो चाइना की हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी का ओरिजिन होता है तिब्बत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से। आपको बता दें कि तिब्बत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू है। ये प्लेटू जितना वास्ट और रिच है, इस दुनिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस उससे कहीं गुना ज्यादा है। वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अपनी वाटर की नीड्स के लिए तिब्बत में ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स पर ही डिपेंड करती है। इसके वास्ट आइस शीट्स में ट्रैप्ड फ्रेश वाटर रिजर्व्स अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद इसको वर्ल्ड का थर्ड पोल बना देते हैं। इस प्लेटू पर मौजूद ग्लेशियर्स एशिया की 10 मेजर रिवर्स को फीड करते हैं। यांगजे, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, इरावदी, साल्वीम और येलो रिवर समेत दुनिया की कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर्स का उद्गम इसी प्लेटू से होता है। इस प्लेटू से निकलकर ये सभी रिवर्स आगे चलकर इस रीजन की 18 लोअर रिपेरियन कंट्रीज और वहां रह रहे लगभग 3 बिलियन लोगों की लाइफलाइन बन जाती हैं। ये रिवर बेसिन्स यहाँ कई करोड़ों लोगों को फीड करने के साथ साथ इस रीजन की सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिसोर्स भी हैं। ये वाटर रिसोर्सेज देशों की इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल यूनिट्स के लिए भी फ्यूल का काम करती हैं। कुल मिलाकर ये प्लेटू और उसकी रिवर्स कई सदियों से इस रीजन की लाइफ को सस्टेन करती आई हैं। लेकिन फिर इस सीन में एंट्री हुई चाइना की। 1951 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया और इसी के साथ तिब्बत की क्रूशियल जियोग्राफी का कंट्रोल अब चाइना के हाथों में आ गया था। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली सभी रिवर्स सब एक तरह से चाइनीज कंट्रोल्ड रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। इसी वजह से चाइना को इस रीजन की अपर मोस्ट रिपेरियन कंट्री का दर्जा दिया जाता है। रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है उसको अपर रिपेरियन कहा जाता है और जिस तरफ बहती है उन सभी एरियाज को लोअर रिपेरियन कहा जाता है। लेकिन अब क्योंकि पूरे एशिया के वाटर मैप का कंट्रोल चाइना के हाथ में है, तो एक अपर रिपेरियन स्टेट होने के नाते चाइना के पास इन रिवर्स को कंट्रोल करने का एक अनड्यू एडवांटेज है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना के अलावा दुनिया में कोई भी और देश ऐसा नहीं है जो इतने सारे कंट्रीज के वाटर को अकेला कंट्रोल करता हो और चाइना अपने इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज को आज वेपनाइज करता जा रहा है। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, तिब्बत दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है। इसी लेवल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की हाइट तक एलिवेटेड है। इस हाइट से आ रही सभी रिवर्स जब लोअर प्लेन्स पर फॉल करती हैं तो वो अपनी ह्यूज स्पीड के साथ बड़ी मात्रा में पावर जनरेशन की कैपेसिटी लेकर आती हैं। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए चाइना या बाकी अपर रिपेरियन कंट्रीज इन पर अलग अलग डैम्स बनाती हैं। लेकिन चाइना के केस में इन डैम्स को बनाने की स्पीड लोअर रिपेरियन कंट्रीज के लिए हमेशा से चिंता का कारण रही है। स्टैटिस्टिक्स की माने तो तब से लेकर आज तक चाइना ने इस रीजन के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज पर लगभग 87,000 डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया है। चाइना ने पिछले कुछ दशकों में अपने सभी रीजन्स के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइट किया, लेकिन काफी लंबे समय तक उसका फोकस उसकी इंटरनल रिवर्स पर था। लेकिन चाइना की अनएंडिंग डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए सीसीपी की नज़र तिब्बत से फ्लो होने वाली इंटरनेशनल रिवर्स पर पड़ी। तिब्बत के पास हाइड्रो पावर जनरेशन का हाईएस्ट पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसका केवल 1% अमाउंट ही एक्सप्लॉइट किया गया है। 2017 के डेटा के अनुसार चाइना में इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी 341 मिलियन किलोवाट तक पहुंच चुकी है, जबकि तिब्बत की इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी केवल 1.77 मिलियन किलोवाट है। लेकिन ये कंडीशन आज बहुत तेजी से बदल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के अलावा चाइना के 2060 तक जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट की वजह से वो हाइड्रो पावर रिसोर्सेज को और भी तेजी से एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। आज चाइना के डैम्स के नंबर्स और इनको बनाने की स्पीड ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और आज भी इन डैम्स का कंस्ट्रक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको अक्सर चाइना की डैम रश पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्माचलनी कहते हैं कि तिब्बत एक अनमैच्ड वाटर टावर है, लेकिन चाइना का डैम्स को लेकर पागलपन एशिया के वाटर फ्यूचर को बड़े पैमाने पर थ्रेटन कर सकता है। ये डैम्स जहां एक तरफ चाइना की एनर्जी सप्लाई को इंश्योर करने का अच्छा जरिया है, वहीं दूसरी तरफ ये उसके सभी लोअर रिपेरियन कंट्रीज के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं, क्योंकि इन डैम्स के जरिए चाइना कभी भी इन रिवर्स की टैप को ओपन या क्लोज कर सकता है।
उदाहरण के तौर पर अगर वो इन रिवर से जाने वाले वाटर को अपने ड्राई रीजन्स में डाइवर्ट कर देता है तो ये लोअर रिपेरियन कंट्रीज के ह्यूमन कंजम्पशन, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को बुरी तरह हार्म पहुंचाएगा। इस तरह की आर्टिफिशियल ड्रॉट यानी सूखा लोअर रिपेरियन कंट्रीज में बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी जनरेट कर सकता है। उसी तरह हैवी रेनी सीजन्स में फ्लड गेट्स को ओपन करके भारी तबाही को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा वो रिपेरियन स्टेट्स को हार्म करने के लिए रिवर वाटर को पॉल्यूट भी कर सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी इमेंस पावर के साथ चाइना इस रीजन में किसी भी तरह की क्राइसिस मैन्युफैक्चर कर सकता है। और यहाँ केवल ये कहना कि चाइना ये कर सकता है या वो कर सकता है शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा चाइना ऑलरेडी कर चुका है। जी हाँ, ये केवल स्पेकुलेशंस नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों में ऐसे कई इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहां पर इन सभी थ्रेट्स को रियलिटी में तब्दील होते हुए देखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2017 में ब्रह्मपुत्र का वाटर अचानक से ब्लैक और मडी हो गया था। ये वाटर ह्यूमन कंजम्पशन, इंडिया के राइस बॉल, सियांग वैली के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इस एरिया की फिशरीज के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुआ। चाइना का कहना था कि यह अर्थक्वेक के कारण हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया था कि चाइना ब्रह्मपुत्र के बीच एक टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है और इस वजह से ब्रह्मपुत्र की अपर स्ट्रीम्स पर चाइना के द्वारा की जा रही एक्टिविटीज इंडिया के लिए हमेशा कंसर्न का मुद्दा रही हैं। तब आप समझ सकते हैं कि आखिर इंडिया का दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ इंडिया एंड बॉर्डर रीजन्स में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम भी ऑपरेट कर रहा है। $500 मिलियन के इस प्रोग्राम के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 600 विलेजेस को अपग्रेड करने की तैयारी करी जा रही है, जिसके थ्रू इन बॉर्डर रीजन्स की कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस हो पाएगा और इंडिया यहाँ चाइना के मिसएडवेंचर्स को बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएगा। खैर दोस्तों, अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश की, किंतु एक सच्चाई ये भी है कि ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट और लोकल कम्युनिटीज के साथ साथ डाउनस्ट्रीम असम की ओर से भी क्रिटिसिज्म झेल रहा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को देश का पावर हाउस भी कहा जाता है। पूरे देश के हाइड्रो पावर जनरेशन का 1/3 से ज्यादा पोटेंशियल अरुणाचल की वादियों में लाई करता है। ये अपने आप में देश की हाइड्रो पावर पोटेंशियल का 34% समाये हुए है, जो लगभग 50,328 मेगावाट्स है। साथ ही साथ इस स्टेट का एनुअल रेनफॉल लेवल उत्तराखंड और हिमाचल से ऑलमोस्ट डबल है, जो दिखाता है कि यहाँ पावर जनरेशन का इमेंस पोटेंशियल है। आपको बता दें कि हिमालयाज की गोद में इस स्टेट के अक्रॉस 150 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं। जनवरी 10, 2023 को स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ही 5 स्टॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल सेक्टर यूनिट्स को सौंपा है ताकि उनका पोटेंशियल अनलॉक किया जा सके। गवर्नमेंट डिसीजन के मुताबिक 1000 मेगावाट का 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 500 मेगावाट का हिरोंग प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को हैंडओवर किया जाएगा, जबकि 500 मेगावाट एमनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 420 मेगावाट एम्बलिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 400 मेगावाट मिराडोन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को हैंडओवर किया जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट्स 2880 मेगावाट तक की ग्रीन पावर और हर साल फ्री पावर के रूप में 500 करोड़ का रेवेन्यू और लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ₹100 करोड़ जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट आयरनी ये है कि ये दो एसेंशियल फैक्टर्स यानी टेरेन एंड हाई रेनफॉल इस रीजन को बेहद फ्रेजाइल भी बना देते हैं। यही कारण है कि कई सालों से तवांग में रह रहे मंक्स इस टाउन में मेगा डैम के कंस्ट्रक्शन को अपोज कर रहे हैं और यहाँ एनालिस्ट का डर ये है कि ये प्रोजेक्ट असम के डाउनस्ट्रीम एरियाज को बुरी तरह हार्म कर सकते हैं। ये असम के इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल लाइफ, रिवर इकोसिस्टम को ड्रास्टिकली बदल कर रख देंगे। इन अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो डिफॉरेस्टेशन और अर्थ कटिंग होगी, उससे ये रिवर्स डाउनस्ट्रीम एरियाज में अपने साथ डेब्रिस और सेडिमेंट्स को बहा कर लाएंगी। इसकी वजह से सॉइल इरोजन और यहाँ के लैंड और रिवर के बिहेवियर में मैसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इससे रिवर बेड की डेप्थ कम हो सकती है और इसकी वजह से फ्लड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये मैसिव प्रोजेक्ट इन फ्रेजाइल माउंटेन्स को लैंडस्लाइड्स की चपेट में ढकेल रहे हैं। गेरुकामुख में सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की साइट पर ऑलरेडी कुछ मैसिव लैंडस्लाइड्स एक्सपीरियंस किए जा चुके हैं। लास्ट ईयर मॉनसून में इन लैंडस्लाइड्स ने डाइवर्जन टनल्स को बुरी तरह अफेक्ट किया, जबकि पावर हाउस की टनल कोलैप्स कर गई। साथ ही इस प्रोजेक्ट साइट के 10 किलोमीटर ईस्ट में जियाधल रिवर के पास पिछले 1 दशक से लगातार लैंडस्लाइड के इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं।
और तो और स्टडीज ने यह दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश का 3/4 एरिया लैंडस्लाइड्स के लिए हाईली प्रोन है। कई एक्सपर्ट्स जोशीमठ की वार्निंग को कोट करते हुए कहते हैं कि जिस तरह जोशीमठ को लेकर कई दशकों से वार्निंग दी जा रही थी, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी पिछले 70 सालों में समय समय पर वार्निंग्स इशू की गई हैं। आपको बता दें कि 1948 में अरुणाचल की लोहित वैली में एक पूरा का पूरा विलेज लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि यह लैंडस्लाइड 1946 में ओरिजिनेट हुई थी, जब इस विलेज के पीछे एक हिल में एक डीप क्रैक डेवलप हुआ था। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यह सॉइल एक्सपोज हुई, जिसने इसको और भी ज्यादा वल्नरेबल बना दिया, और जब यहाँ एक्सेस रेनफॉल हुई तो ये लैंड स्लिप हो गया। यहाँ रहने वाले ट्राइबल लोग इस इवेंट को नेचर और गॉड की नाराजगी से एसोसिएट करते हैं। अब ये फेथ पूरी तरह सच है या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, किंतु ये बात तो सच है कि नेचर के साथ एक पॉइंट के बियॉन्ड ट्रबल करना ह्यूमैनिटी के लिए बेहद रिस्की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज लोहित रिवर के ऊपर एटलीस्ट 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान किए जा रहे हैं। उसी तरह जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसका 1/5 एरिया हाई लैंडस्लाइड रिस्क जोन में है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क स्पेशली रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जबकि बाकी 72% एरिया मॉडरेट रिस्क जोन में है, जहां डेवलपमेंट वर्क बहुत केयरफुली किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली जितना बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट के लिहाज से ये उतने ही चैलेंजेस से परिपूर्ण भी है। ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपनी सेफ्टी और एनर्जी नीड्स को फुलफिल नहीं करना चाहिए, किंतु उसी समय ये भी बहुत जरूरी है कि इतने सेंसिटिव रीजन्स में हर प्रोजेक्ट को वक्त रहते सटीक प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस के साथ कंप्लीट किया जाना चाहिए। बिकॉज हम नहीं चाहते जो हमने जोशीमठ में देखा वो हम अरुणाचल प्रदेश या फिर किसी भी हिली टेरेन एरिया में देखें। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द डिबेट बिटवीन सिक्योरिटी कमिटमेंट्स एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हिमालयन रीजन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।